लो मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कल की हिस्ट्री की क्लास में हमने क्या था, मौर्य साम्राज्य, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, इन सभी के बारे में क्या था, विस्तार से जाना था। अगर आप वो वीडियो कर लेते हैं तो आप क्या क्या होगा, मौर्य साम्राज्य से कंप्लीट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे आपके। और उसकी PDF भी मैंने अपने टेलीग्राम लिंक, जो अपने यूट्यूब चैनल पर लिंक है, उस पर प्रोवाइड करवा दी थी। इसी तरह जो भी मेरी क्लास होती है वो उस टेलीग्राम लिंक पर, टेलीग्राम पर क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है। तो आप उसको भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का आगाज़ करते हैं। इतिहास के पन्नों में तुम अपना नाम खुद लिख जाओ, मेहनत की स्याही से अपनी किस्मत को चमकाओ। राहें मुश्किल होगी मगर मंजिल भी झुकेगी, बस तुम हौसला बुलंद रख आगे बढ़ते जाओ फौजी, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, हम करने वाले हैं उत्तरकालीन मौर्य, यानी कि मौर्यों के बाद का काल। देखो, मौर्य क्या था, एक राष्ट्रीय राजवंश था। मतलब उन्होंने भारत को संगठित करके रखा था। मतलब अखंड भारत किसी के पास था तो वो मौर्य के पास था। जैसे ही मौर्यों का अंत हुआ, ठीक है, मौर्यों का अंत हुआ तो विद्रोह होंगे, सभी अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहेंगे। तो यह क्या हुआ, भारत छोटे 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 प्रांतों में बट गया और उस पर क्या अलग अलग राजवंश शासन करने लग गए। इसी तरह से इनका क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश के विभिन्न हिस्सों में कई क्षेत्रीय और विदेशी राजवंशों का उदय हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस काल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो भारतीय राजवंश और एक विदेशी राजवंश। ठीक है, इंडियन डायनेस्टीज और फॉरेन डायनेस्टीज। ठीक है, इंडियन डायनेस्टी में यानी भारतीय राजवंश में कौन आता है, सुंगवंश। ये सुंगवंश ही है जिसने मौर्य वंश का क्या था, अंत किया था। दूसरे काणुवंश, तीसरे सातवाहन वंश। ठीक है, और विदेशी राजवंश में इंडो ग्रीक, जिनको हिंदी या यवन भी कहा जाता है, वो थे। एक थे शक, जिनको सीथियन कहा जाता था। एक थे पार्थियन, जिनको पहलव कहा जाता था। अभी शक शक किससे शुरू हो रहा था, सह से। तो शक, ये सीथियन भी किससे हो रहा है, सह से। पार्थियन किससे, पैसे। पहलव भी किसने हो रहा है, पैसे शुरू। तो ऐसे आप याद कर रख सकते हैं भाई, किसको सीथियन कहते हैं, किसको पहलव कहते हैं। ठीक है, चौथा वंश था अपने कुषाण वंश, जिसमें क्या हुआ, कनिष्क हुआ, जिसको क्या किया गया, दूसरा अशोक कहा गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं। प्रमुख भारतीय राजवंश, जिसमें पहला स्थान आता है सुंग वंश का। सुंग वंश ने क्या किया, 185 BC से 53 BC तक क्या किया, राज किया। यानी कुल अवधि 112 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, राज किया। 185 BC में ही क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंत की तरह किसने किया था, पुष्यमित्र सिंह ने। इन्होंने अपने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र सिंह ने ही, मतलब वो जो अंतिम राजा था मौर्य राजा बृहद्रथ, उसकी हत्या करके किसकी, अपने खुद के वंश पुष्यमित्र सिंह के वंश की स्थापना की। राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। बाद में विदिशा को भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी क्या हुआ था, पटना शहर। ठीक है, हाल फिलहाल में ये पटना शहर है। प्रथम ब्राह्मण शासक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग को भारत का पहला ब्राह्मण शासक माना जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, भारत का पहला ब्राह्मण शासक किसको माना जाता है, वो थे पुष्यमित्र शुंग जी। ठीक है, अश्वमेध, यानी पुष्यमित्र ने अपने शासनकाल में कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, महर्षि पतंजलि, जिस पतंजलि के आप प्रोडक्ट लेते हो वो कौन थे, महर्षि थे। और इनको क्या कहा जाता है, योग का जनक कहा जाता है। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि पुष्यमित्र संघ के दरबारी विद्वान और पुरोहित थे, जिन्होंने इन अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया। भाई, यज्ञ कराने के लिए पुरोहित की जरूरत होती है। पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है, महाभाष्य, जिसको योग दर्शन भी कहा जाता है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर एक टीका है। क्वेश्चन आएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका है, ऑप्शन दे देगा महाभाष्य, और भी किताबों के नाम, राजतरंगिणी, ऐसे करके क्या आपको दे देगा ऑप्शन। ठीक है, उसमें आपको क्या लगाना है, महाभाष्य या योग दर्शन। विदेशी आक्रमण क्या हुए, पुष्यमित्र शुंग ने अपने प्रसिद्ध हिंदू यमन आक्रमणकारी डेमेट्रियस, ठीक है, या कुछ स्रोतों के अनुसार मिनांडर को भी कहा जाता है, को पराजित किया था। अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र के पुत्र का नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम अग्निमित्र था। महाकवि कालिदास के सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक मालविक काग्निमित्र, इसको मालविक काग्निमित्र के नायक हीरो अग्निमित्र ही था। अंतिम शासक कौन था, शुंगवंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी, वासुदेव काणु ने। तो 53 BC से 28 BC तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। संस्थापक कौन था, शुंगवंश के अंतिम शासक
देवभूति की हत्या करके उनके अमात्य मंत्री वासुदेव कर्ण ने 53 BC में कर दी और कर्ण वंश की क्या करी, नींव। यानी देवभूति के अमात्य, ये जो भी जितने भी मंत्री होते हैं ना, यही अपने राजा की हत्या करते हैं ज़्यादातर। मतलब 90% केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले जो अंतिम राजा आता है ना, उसका मंत्री यानी प्रधानमंत्री ही उसकी क्या करता है, हत्या करता है। 99% ऐसे मान लो, ठीक है। तो अंतिम शासक कौन सा हो गया, सुशर्मा। अभी सुशर्मा सातवान वंश 60 BC से 225 AD तक रहा, सबसे लंबा शासनकाल इनका रहा। संस्थापक कौन था, सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवान वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। अब आप कहोगे कि कण्व वंश तो 28 BC में समाप्त हुआ था और ये सिमुक ने 60 BC में क्या की थी, हत्या की थी, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। अभी आपके मन में ये डाउट तो उठ ही रहा होगा कि भैया 60 BC में अगर ये सातवान वंश शुरू हुआ था और कण्व वंश 28 BC में समाप्त हुआ था, तो सातवान वंश को 28 BC में शुरू होना चाहिए। देखो इसके बारे में मतभेद है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है भाई सातवान वंश ने सिमुक ने किया था, कुछ इतिहासकार कुछ मानते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो सुशर्मा आएगा। सुशर्मा की हत्या किसने की, सिमुक ने की थी। आप 100% आँख बंद करके लगा देना, आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यानी कि अगर आ जाए भाई कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने की थी, सिमुक ने की थी। ये दो डेट्स ये क्या है, थोड़ी सी ऐसे ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनकी राजधानी क्या थी। देखो राजधानी और संस्थापक, वंश में राजधानी और संस्थापक याद रखना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं से क्या ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी क्या थे, प्रतिष्ठान या पैठन थी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे थी। ये इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुल शासक कितने हुए, पुराणों के अनुसार इस संख्या में कुल 30 शासकों ने शासन किया। 17वां राजा कौन था, हल या हाल भी कहते हैं, उसको हल भी कहा जाता था। सातवान वंश के 17वें राजा हल थे, जो एक महान कवि और साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जो प्राकृत भाषा में थी। यानी जो ये गाथा सप्तशती थी, जो प्राकृत यानी क्या, जो आमचाल, जो प्राचीन काल में आमचाल की भाषा थी, उसको प्राकृत कहा गया था, ठीक है। 23वें शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह इस वंश के सबसे प्रतापी और महानतम शासक थे। इन्होंने शक वंश के 17 राजा नहापना को युद्ध में बुरी तरह परास्त किया था और इन्हें एक ब्राह्मण भी कहा गया था। एक ब्राह्मण किसको कहा गया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अंतिम शासक था राजा पुलवामी। यज्ञश्री सातकर्णी के बाद के उत्तराधिकारी थे। या पुलमा चतुर्थ को इस वंश का अंतिम शासक क्या माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सातवान वंश के कुल महत्वपूर्ण विशेष तथ्य। सातवान शासकों ने विशेष रूप से शीशे, पोटास आएगा, इधर पोटीन नहीं आएगा, पोटास आएगा, तांबे और कांसे की सिक्के जारी किए। भारत में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, सातवान शासकों ने, और जिसे आगे चल के सामंतवाद का जन्म दिया। इसको छोड़ दो, आप तो ऐसे कर दो भाई, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा किसने की, सातवान वंशों ने। सातवान शासक मात्र सत्तात्मक प्रभाव वाला था, क्योंकि राजाओं के नाम के आगे उनकी माताओं के नाम जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र ऐसे था जुड़ता था। हालांकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुरुष ही होता था, ठीक है। आगे हम विदेशी राजवंश का टॉपिक हम कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पर बनेगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।